कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, भारतीय जो राज्य व्यवस्था और संविधान है इसको देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 2024 का बदला हुआ सिलेबस है, उस सिलेबस में अगर आप देखोगे पीटी में, प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में ये यूनिट नंबर 5 है, और अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहाँ पर ये दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक जो है हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, तो हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ तक कवर कर चुके हैं। इसके आगे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसके संबंध में जो प्रावधान है उनको, तो कुछ हिस्सा तो हमने कल इस पर चर्चा की थी पिछली क्लास में, और कुछ हिस्सा जो है जो बचा हुआ था मेजर पार्ट, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो मुझे लगता है ठीक से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यदि नहीं दे रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं उसको सुधार दूँगा। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखेंगे, यानी कुछ आर्टिकल भी रटेंगे, साथ ही साथ आर्टिकल के साथ साथ हमें उसकी थ्योरी भी समझनी है। तो आर्टिकल आप देखोगे, आर्टिकल नंबर 52 अनुच्छेद जो है 52, वो क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। आर्टिकल 53 जो है वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट शैल बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, यानी एक प्रश्न आता है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कार्यपालिका का प्रमुख कौन है या कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है। 3 सरकार के अंग बताए थे। एक होती है विधायिका, लेजिस्लेचर जैसे हम बोलते हैं, दूसरी होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे बोलते हैं, और तीसरी होती है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो इन तीनों के कोई ना कोई हेड भी होते हैं। तो यहाँ अगर ये पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, ऑप्शन में आपको लिखा मिलता है प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या यहाँ पर प्रेसिडेंट या राज्यपाल। तो ऐसे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर जो है हमें आर्टिकल नंबर 53 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख है वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। अब कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है तो इस शक्ति का प्रयोग, यानी इन अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं करेगा, या कैसे करेगा? अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। ठीक है, तो अधीनस्थ में क्या आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके मुखिया के रूप में आ जाता है प्राइम मिनिस्टर। 52 और 53। अब आते हैं 54 पर। 54 आर्टिकल में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बात की जाती है कि राष्ट्रपति हमारे देश का कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। एक बात ध्यान रखना है आपको, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने की वजह से ही हम भारत को क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ भारत कैसा है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। और वो क्यों है? क्योंकि हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय द पीपल, देश का प्रमुख जो है निर्वाचन से आएगा, और राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, इलेक्टेड होता है, इसलिए इसको रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, सर्टेन पीपल होंगे। तो वो जो लोग हैं उनको हम यहाँ बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे आप अभी आम चुनाव होने जा रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, तो 18 साल और 18 साल से अधिक आयु के जो भारतीय नागरिक हैं वो चुनते हैं। विदेशी नहीं चुन पाएगा, 18 साल से कम आयु वाला नहीं चुन पाएगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो नहीं चुन पाएगा। तो लोकसभा के मेंबर को चुनने वाले लोगों के समूह को हम इलेक्टोरल कॉलेज बोल देते हैं। यहाँ राष्ट्रपति को जो चुनेंगे तो उनके लिए आएगा इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड, यानी निर्वाचक मंडल, जिसे अगर हिंदी में बोलना चाहें तो। निर्वाचक मंडल ये किससे मिलकर बनेगा? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड एमएलए, विधायक जिन्हें हम कहते हैं। तो राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार लोकसभा के चुने हुए निर्वाचित सदस्यों को है, राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को है, और राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार निर्वाचित विधायकों को है। लोकसभा में अब तो सभी निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, पहले एंग्लो इंडियन होते थे 2, अब वो प्रोविजन समाप्त हो गया है। राज्यसभा में इलेक्टेड होने के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, 12 सदस्य है ना, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आते हैं। वो लोग राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। विधायक जो इलेक्टेड हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे केजरीवाल जी दुखी हैं, आजकल जेल में पड़े हुए हैं। अब इनका प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मेरी क्या वैल्यू रहेगी। चूंकि इनका प्रश्न इसलिए है कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भी राष्ट्रपति को चुनते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में और पुडुचेरी दोनों में विधानसभा बनी हुई है, तो उनके विधायक जो हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे।
ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तो मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर को क्यों नहीं रखा गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का? तो मनोनीत सदस्य, जैसे 12 सदस्य जो हमने राज्यसभा की बात की थी, तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको मेंबर बनाता ही राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलाई, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? पक्षपात कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको नहीं रखा गया है। आम जनता, नॉर्मल जो कॉमन मैन है, आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं, वो राष्ट्रपति को चुन सकते हैं क्या? तो डायरेक्टली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि हम क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, या हम क्या करते हैं, ये विधायकों को चुनते हैं, तो हमारा मत इनको गया है, इनडायरेक्टली ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं, याद रखेंगे। तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नॉमिनेट लोगों को नहीं रखा गया है। अगली बात आती है कि जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, जैसे इम्पीचमेंट या महाभियोग बोलते हैं, महाभियोग में सभी सदस्य भाग लेते हैं संसद के, वहाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में कोई अंतर नहीं किया जाता है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य, ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई उनका रोल है और ना ही उनके हटाने में कोई भी रोल होता है, ठीक। ये हो गया स्पष्ट। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52, 53 एंड 54। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, 54 में उसका चुनाव, इलेक्शन संबंधित बातें। अब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसका मेथड जो है वो अलग तरीके का है। ये लोकसभा के सदस्यों जैसा या विधायकों जैसा या पंच सरपंच के जैसा, पार्षदों के जैसी प्रक्रिया से इनका चुनाव नहीं होता है। इनके चुनाव की जो एक मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी इसको हिंदी में नाम दिया जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि, एकल संक्रमणीय विधि है ना, ये इस नाम से जानी जाती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। ये मेथड राष्ट्रपति के लिए भी है, इसी मेथड का प्रयोग करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, इसी मेथड का प्रयोग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, और इसी मेथड का प्रयोग करते हैं विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए। ऑब्जेक्टिव में इस मेथड को नहीं पूछा जाएगा, मतलब कैसे क्या करते होंगे ये नहीं पूछता है। हाँ, क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे ये होता क्या है, हमें बता दो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अभी क्या होता है, मान लो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में 10 कैंडिडेट भाग लेते हैं और ईवीएम आपको मिल जाती है। अब आप 10 में से किसी भी एक व्यक्ति को अपना वोट दे सकते हो, यानी उसके सामने वाला बटन आप प्रेस कर देते हो, नहीं उनको चाहते हो तो नोटा दबा सकते हो। अब उन 10 कैंडिडेट में से जिस भी व्यक्ति के पास दूसरे कैंडिडेट की तुलना में एक वोट भी ज़्यादा आ जाएगा वो विनर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इस मेथड को मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हो गई। 56 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति कब तक, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जिस दिन वह ओथ ले लेगा, अपनी पोस्ट संभाल लेगा, तब से लेकर 5 साल तक रहता है। वह अपने इस 5 साल से पहले कभी भी रिजाइन कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को भेज देता है। एक बात और यहाँ पर आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से उसके कार्यकाल के पहले। वो जो हटाने के लिए महाभियोग जो लगाने की बात है वो भी आर्टिकल 56 में ही लिखी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट एज वेल एज टीचर में भी ये कन्फ्यूजन होता है कि वो क्या कहते हैं कि महाभियोग तो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया लिखी है, प्रोसेस को समझाया गया है। महाभियोग लगाने का प्रावधान, इम्पीचमेंट के बारे में जो प्रोविजन है वो 56 में लिखा हुआ है, 61 में उसका प्रोसेस आता है। तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस है। कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो राष्ट्रपति इस तरीके से अपने पद को हटा सकता है। कैसे उसका पद खाली हो सकता है? रिजाइन कर दे। दूसरा, उसकी मृत्यु हो जाए। तीसरा,
उसने अगर संविधान का अतिक्रमण किया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अनुरूप वह काम नहीं करता है, तो फिर उसे उसके पद से हटा सकते हैं इम्पीचमेंट लगा करके। एक बात और समझनी है कि राष्ट्रपति हमारे देश का क्या है, प्रमुख है। यानी शरीर में जैसे सिर का स्थान है, अगर सर नहीं होगा तो शरीर कैसे जीवित रहेगा। तो राष्ट्रपति का पद कभी भी वैकेट नहीं रखते हैं, कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो फिर क्या प्रक्रिया की गई है कि राष्ट्रपति का पद अगर अचानक से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक। और अगर अचानक से रिक्त नहीं हुआ है तो 5 साल के कार्यकाल के पहले पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया अचानक से या किसी भी कारण से, तब वाइस प्रेसिडेंट को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया, तब क्या करेंगे। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इनको भी कुछ हो गया, ये भी नहीं है, तब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। तो कितनी लंबी प्रक्रिया को रखा गया है कि राष्ट्रपति के पद को कभी भी रिक्त नहीं छोड़ते। और इसी कारण से जब कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे सीजेआई हो, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव हर हालत में, किसी भी कंडीशन में 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ करा लिए जाएंगे। इट मीन्स कि कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक रह सकता है हमारे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, इससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 57 को भी समझते हैं। अब राष्ट्रपति जो बनेगा, कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है, तो 57 में ये बातें की गई है। उसमें कहा गया है अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट फॉर द अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई इसमें शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं कि सिर्फ 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा। वो जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, बशर्ते चुनाव जीतना होगा। अमेरिका में यहाँ कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और अमेरिका में एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। अभी कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे, अभी वो फिर से जो है चुनाव लड़ेंगे, तो उनका वो दूसरा कार्यकाल होगा। उसके पहले वॉशिंगटन जूनियर थे, वो भी 2 बार रह चुके हैं ना। तो 57 में ये कहा जाता है कि भारत में कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है, यानी बनने के लिए कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो पहली कंडीशन आती है कि वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो। कम से कम उसकी उम्र कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष, 35 होना चाहिए, और उसमें वे सारी योग्यताएं हों जो कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आवश्यक होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र की जो सीमा है वो 25 वर्ष रखी गई है। तो उसके लिए राष्ट्रपति के लिए है कि 35 साल की उम्र हो, बाकी सारी की सारी क्वालिफिकेशंस वही होंगी जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है। यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें है कि किसी केस में 2 साल से अधिक की सज़ा नहीं हो, सज़ा समाप्ति के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, वो सब बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये 3 प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। तीसरी लाइन फिर कन्फ्यूजन कर देती है स्टूडेंट के अंदर कि इसका मतलब वो ये समझने लगते हैं कि लोकसभा का मेंबर राष्ट्रपति बन सकता है। लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यताएं होना चाहिए। यदि कोई लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, बशर्ते उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगर वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तब ये मान लिया जाता है कि उसने अपनी लोकसभा की सदस्यता या राज्यसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है। ठीक है, तो 58 में ये हो जाता है। 59 में क्या बात की गई है, इसमें शर्तें दी गई हैं कि कौन कौन सी शर्तें होंगी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति पर। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति
स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है या केंद्र में विधायिका का सदस्य लोकसभा या राज्यसभा, वह राष्ट्रपति बन जाता है, तो वो क्या होगा, उस राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ये मान लिया जाएगा कि उसने वो संबंधित पद छोड़ दिया। अंशुल पंवार जी खुश रहिए, जय श्री राम। ठीक, ये सब बातें होती हैं। नेक्स्ट फिर आता है जो बहुत ही पुराना प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत पॉपुलर है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ओथ एंड एफर्मेशन। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय उपलब्ध कोई भी वरिष्ठतम जज इस कार्य को कर सकता है। और एक बात ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाई जाती है उस शपथ का प्रारूप, उसका फॉर्मेट कहाँ लिखा हुआ है, तो वो आर्टिकल 60 में ही लिखा है, वो अनुसूची में नहीं लिखा है। ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगला आता है, राष्ट्रपति को जो हटाते हैं, महाभियोग जो लगाते हैं, उस महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 बात करता है और महाभियोग लगाना 56 में लिखा है। तो कैसे महाभियोग लगाते हैं, किस आधार पर लगाते हैं, तो महाभियोग लगाने का आधार सिर्फ एक है कि राष्ट्रपति ने क्या किया हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ हो जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है, तब उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगा सकते हैं। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, अन्य किसी भी पदाधिकारी के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया जरूर लगती है। महाभियोग और महाभियोग जैसी प्रक्रिया दोनों में अंतर है। चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उस पर महाभियोग नहीं लगेगा, सीजेआई पर भी नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों पर भी नहीं लगेगा, हाई कोर्ट के जजों पर भी नहीं लगेगा, उन सब पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के लिए जो वर्ड यूज में लाते हैं उसे रिमूवल बोलते हैं, और महाभियोग के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लेकर आते हैं। ठीक, अब कैसे ये प्रक्रिया काम करती है वो भी मैं समझा देता हूं। देखो, होता क्या है कि मान लो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है, तो राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले क्या होता है, एक लिखित सूचना देनी होती है। कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। जैसे लोकसभा, उसके 25% सदस्यों के सिग्नेचर हों, राज्यसभा वाले दे रहे हैं तो उनके 25% सदस्यों के सिग्नेचर हों, मिनिमम 14 डेज प्रायर। नोटिस दे दिया, सूचना दे दी। अब उस सूचना के बाद क्या होता है, सूचना के बाद जिस भी हाउस के मेंबर ने नोटिस दिया है उस हाउस में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आएगा। हम अपने समझने के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लोकसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति को हटाने के लिए सूचना दे दी है, नोटिस दे दी है 14 दिन पहले। तो अब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में आएगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है उसके 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 2/3 उस दिन आए, यानी कि देखो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो 545 का 2/3 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस दिन 200 लोग आए और 202 का आप 2/3 निकाल लोगे। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। लोकसभा ने पास कर दिया तो अब जाएगा वो प्रस्ताव दूसरे सदन में, यानी दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा अब क्या करेगी, राज्यसभा यहाँ पर जांच पड़ताल करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वह राष्ट्रपति को अवसर देगी कि आप अपना पक्ष स्पष्ट करें। राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है, या अभी राष्ट्रपति महोदय बदल गए हैं तो हमारी स्लाइड में भी पुराने राष्ट्रपति की पिक्चर लगी हुई है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके यहाँ पर वो अपना पक्ष रख सकता है। अब पक्ष रख दिया राज्यसभा में, राज्यसभा के मेंबर यदि उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो इस प्रस्ताव को विड्रॉल भी कर सकते हैं, वापस ले लेंगे, तो राष्ट्रपति को नहीं हटाएंगे। दूसरी स्थिति ये है कि राज्यसभा के सदस्य अगर उस प्रस्ताव से, उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं। जैसे ही ये प्रस्ताव पारित होगा, राष्ट्रपति उसी समय से अपने पद से मुक्त हो जाता है।
सिंपल सी प्रोसेस है। अगर यही प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती कि राज्यसभा के जो 25% सदस्य हैं उन्होंने नोटिस दिया, तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आता, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर देती, फिर लोकसभा में जाता। अब राष्ट्रपति लोकसभा में अपना पक्ष स्पष्ट करता और लोकसभा जब 2/3 बहुमत से पारित कर देती तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता। ये है इम्पीचमेंट। ये किसी भी दूसरे पदाधिकारी के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएंगे, उनकी आने की संभावना है, पूछा जा सकता है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को बताइए। ठीक है, प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड आते हैं, तो हम दोनों को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिन्हें हम सामान्य शक्तियां कह सकते हैं, सामान्य अधिकार कह सकते हैं, और दूसरा विशेष आपातकालीन अधिकार होते हैं। तो सामान्य शक्तियों के रूप में जैसे वह कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में भी काम करता है, वह कुछ वित्तीय शक्तियां भी रखता है, कुछ उसके पास विधायी शक्तियां हैं, कुछ उसके पास सैन्य शक्तियां हैं, वीटो पावर भी है, अन्य शक्तियां भी हैं। तो एक एक करके जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आपको एक चांस मिल गया है एमपीपीएससी के द्वारा कि जो पेपर अप्रैल में होना था पीटी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब वो जून में हो रहा है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, खासकर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो अच्छे बदलाव, नया थोड़ा बहुत है, पुरानी चीज़ें ज़्यादा हैं प्रीलिम्स में, है ना। वहाँ पर एमपी का जो पोर्शन है, वेटेज है, वो बढ़ा दिया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई परेशानी होगी, है ना। तो इसके लिए आप अपडेटेड नोट्स जो हैं वो भी हमसे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ। जैसे पहली शक्ति ले ली जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब कार्यपालिका शक्ति संबंधियों से मतलब है कि सरकार के प्रमुख होने के नाते संवैधानिक प्रमुख सरकार का जो है वो राष्ट्रपति है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो एक तरीके से ये जितने भी सरकार के काम होंगे वो सारे के सारे कार्य किसके नाम से संपादित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, और राज्य में राज्यपाल के नाम से। तो ऑल द फंक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर परफॉर्म्ड इन हिज नेम। कोई भी कार्य होगा राष्ट्रपति के नाम से। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें टेंडर जारी हो रहे हैं, जैसे नेशनल हाईवे के, रेलवे लाइन के, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रित की गई। निविदा मतलब टेंडर, तो वो सब काम उसके नाम से संपादित होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अभी जैसे आम चुनाव होने जा रहे हैं, आम चुनाव समझते हो किसे कहते हैं? कोई जानता है आप में से आम चुनाव? सर जी सोशियोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेंस के लेक्चर भी प्रोवाइड करें प्लीज़। और अंशुल कुमार, मैं ये सोच रहा था आपका प्रीलिम्स हो जाए जून, तो जून होने के बाद वो टॉपिक, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो पब्लिक एड हो, चाहे वो दूसरे एथिक्स हो, यानी जिनका प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको जून के बाद पढ़ना चाहिए। मेरी एडवाइस है, मैं सबको एक एडवाइस फ्रेंडली दे देता हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कि जून में क्या है, आपकी प्रीलिम्स है। आज से हार्डली अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास 60 दिन का समय बचता है। अब 60 दिन के समय में आपको क्या करना चाहिए? 60 दिन के समय में यदि आप प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पढ़ो, लेकिन उन टॉपिक को, जैसे हिस्ट्री हो गया, ये पीटी में भी है, मेंस में भी है, तो उसको आप पढ़ लो। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, इसको भी पढ़ लो। साइंस टेक्नोलॉजी, ये दोनों में दिया हुआ है। एमपी, चाहे एमपी की हिस्ट्री हो, चाहे एमपी की ज्योग्राफी हो, एमपी की इकोनॉमिक्स हो, ये पीटी प्लस मेंस दोनों में दिया हुआ है ना। दोनों को आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही वे सारे के सारे टॉपिक, ज्योग्राफी की बात करो, इंडियन ज्योग्राफी है और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, वो पढ़ लो। क्या आप छोड़ दें इस समय? आप छोड़ दें मुख्य परीक्षा में सोशियोलॉजी, ये सिर्फ मुख्य परीक्षा मेंस ओरिएंटेड है, आप इसको अभी मत पढ़िए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा रिलेटेड है, इसको मत पढ़िए। एथिक्स के कोई भी टॉपिक अभी मत पढ़िए, सारा का सारा आप जून में जब आप प्रीलिम्स दे लोगे तब कवर कर सकते हो ना। एनवायरनमेंट हो गया, ये तो प्रीलिम्स में भी दिया हुआ है, वो आप अभी पढ़ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अपने समय का यूटिलाइज करो, जैसे वैकेंसी इस बार कम दी गई है, लेकिन फिर भी अपना एक
टेस्ट तो कर ही सकते हो, लिटमस टेस्ट के हाँ मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस लगा दो इस समय प्रीलिम्स पर, इन टॉपिक को इंटीग्रेटेड पढ़ लो, बाकी इनको पोस्टपोन कर दो कि रुक जाओ मेरा एग्जाम प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मैं इन पर फोकस कर लूँगा। तो आपके बेनिफिट होंगे कि ये आपके कोर सब्जेक्ट तो मजबूत हो ही जाएंगे, प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी, उसके बाद इनको पढ़ लो। ये एक स्ट्रेटजी अपना सकते हो। तो कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख होने के नाते मैं बात कर रहा था कि आम चुनाव किसे कहते हैं। तो कोई बता सकता है आम चुनाव किसे कहते हैं? तो मजाक के रूप में एक जोक था कि आम चुनाव जब बहुत सारे सड़े गले आम आपके सामने हो, सड़े गले, तो उन सड़े गले आमों में से कम सड़ा गला आम का चुनाव करना आम चुनाव कहलाता है। आज के लोकतंत्र में ये सच है। वैसे जनरल इलेक्शन का मतलब लोकसभा के चुनावों से होता है जो 5 साल बाद होते हैं, उनको हम जनरल। अब अभी 2024 में आम चुनाव हो रहे हैं, है ना। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा अलग अलग चरणों में। अब 4 जून को रिजल्ट आने के बाद जिस भी पार्टी को, कोई भी पार्टी, उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है, मेजॉरिटी मिल जाती है। कहाँ पर मेजॉरिटी मिल जाती है? लोकसभा में आधे से एक अधिक कम से कम सीटें मिल जाती हैं। तो वो क्या करेगा? वो अपना नेता चुनेगा और उस नेता को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करना राष्ट्रपति की ड्यूटी है। तो राष्ट्रपति ये काम करता है किस हैसियत के द्वारा? यानी कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख के द्वारा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर दिया, अपॉइंटमेंट। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन हो रहा है सांसद का, लोकसभा के सदस्यों का। प्रधानमंत्री का चुनाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको लोकसभा में, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। बहुमत प्राप्त दल जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनेगा। जैसे बीजेपी ने मोदी जी को चुना हुआ है। अब क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। प्राइम मिनिस्टर से पूछ करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति का काम है। इसके अलावा कार्यपालिका शक्ति जैसे जो भी नियुक्तियां होती हैं कार्यपालिका के रूप में, उन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होती है। जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, विदेशों में राजदूत हो गए, CAG हो गए, यहाँ तक कि CJI सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, है ना, वो सब काम इसके आ जाते हैं। UPSC का अध्यक्ष हो, UPSC के मेंबर हो, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि सम्मिलित राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ऐसी शक्तियां जो इसमें राष्ट्रपति को प्राप्त हैं उन्हें हम कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। अब आते हैं विधायी शक्तियों की बात करते हैं प्रमुख रूप से। लेजिस्लेटिव पावर। विधायिका का मतलब क्या हो जाता है? विधायिका का मतलब है वो ऐसी संस्था जो विधान बनाती है, लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो लॉ बनाने का काम हमारे देश में संसद करती है। तो संसद के 2 तो हाउस हो जाते हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलते हैं तब पार्लियामेंट बनती है। चूंकि राष्ट्रपति विधायिका का पार्ट है इसलिए भी उसके पास अधिकार दिए गए हैं। तो समन्स द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कैन कॉल फॉर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का अधिवेशन बुलाता है। संसद का अधिवेशन जब भी बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति बुलाएगा। और बाध्यता है, क्या बाध्यता है कि पहले तो अगर आम चुनाव हो जाते हैं तो आम चुनाव के बाद पहली मीटिंग जब होगी तो राष्ट्रपति उसमें अपना अभिभाषण भी देगा और साल के पहले सेशन में भी वो सत्र को संबोधित करता है ना। लोकसभा कैसा सदन है? ये अस्थायी सदन होता है, 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के पहले इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। डिजॉल्व करने का मतलब है भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ही इसको भंग करता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति ऐसे तो मनमर्जी कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति हमारे देश में मनमर्जी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बने कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति डिजॉल्व कर सकता है। दूसरा, ऐसी सरकार जो बहुमत में है
तो उस सरकार की सलाह पर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी वो लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है ना। तो लोकसभा भंग करना ये राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। एड्रेस यानी संबोधन करना, तो फर्स्ट सेशन न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, नई लोकसभा के प्रथम सत्र को और साल के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी कि वो बताएगा कि मैं चूंकि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख हूँ, मेरी सरकार आगे ये करेगी, हमारी सरकार का ये विजन है, ये एजेंडा है, तो सरकार की नीतियों को ही वो सदन में बताता है और यही काम राज्यपाल अपने राज्य में करता है। राष्ट्रपति के पास ये एक और अधिकार होता था कि वो लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे उनको नॉमिनेट करता था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है ये प्रावधान। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वे 12 सदस्य साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस यानी विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से होते हैं। ये अभी है, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन समाप्त हो चुका है। कोई भी विधेयक जो संसद ने पास कर दिया है तब तक वह अधिनियम में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर ना कर दे। विधेयक से मतलब ये होता है कि कानून जब बनाए जाते हैं तो कानून बनाने के लिए जो प्रारूप है उसे हम विल या विधेयक कहते हैं। ये विल रखा जाएगा संसद में, लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा पास कर देगी तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास कर देती है तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस पर सिग्नेचर कर देता है मतलब उसने अपना अप्रूवल दे दिया तो वह क्या हो जाता है, वह एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लागू होने की उसकी डेट अलग से जारी होती है। जैसे जो CAA बिल जो था 2019 में ये कानून बन गया था लेकिन लागू अभी हुआ है ना, तो ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के रूप में आता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, राष्ट्रपति जैसे कानून विधेयक जो पास होकर आते हैं तो उन विधेयकों पर साइन भी कर सकता है, वापस भी लौटा सकता है, वो हम अधिकार थोड़ी देर बाद समझ लेंगे। राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं, फाइनेंशियल पावर भी है। कि कैसी फाइनेंशियल पावर है कि देखो विधेयक जो रखे जाते हैं उन विधेयकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिन्हें हम साधारण विधेयक कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल, और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं वित्त विधेयक। तो जितने भी वित्त विधेयक हैं वो तभी प्रस्तुत किए जाएंगे जब राष्ट्रपति से एडवांस में पूछ लिया जाएगा, यानी प्रायोर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर उससे अनुमति नहीं ली है तो प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि सदन में वो क्या करवाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 जैसे हम बजट कहते हैं, तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि ये प्रस्तुत करवाए। ठीक, अब करवाए तो बजट कौन प्रस्तुत करता है, सामान्यतः वित्त मंत्री करता है, लेकिन वित्त मंत्री के अलावा कोई अन्य मंत्री भी कर सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी कई सारे जो बजट प्रस्तुत रखे गए अन्य मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्टिकल 280 में प्रावधान है वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और उसके हर 5 साल बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये भी वित्त से संबंधित है, जो केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। फिर राष्ट्रपति के पास ही कॉन्टिजेंसी फंड होता है, जिसे क्या कहते हैं, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास रहती है, यानी कि 500 करोड़ का अमाउंट बिना संसद की परमिशन के सिर्फ राष्ट्रपति के सिग्नेचर से खर्च कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं जिनको अलग से भी पूछ सकते हैं वो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी गई है। विश्व में जैसे पहले राजा होते थे तो राजा के पास राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, राजा सर्वोच्च सेनापति भी होता था। उसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए जब हमारा राष्ट्रपति बेशक निर्वाचित है लेकिन है तो देश का मुखिया ना, तो इस नाते उसको क्षमादान की शक्ति दी गई है, वो आर्टिकल 72 में है। तो राष्ट्रपति भारत का
भारत में किसी भी सैनिक न्यायालय ने या किसी भी न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा दी है, उस सजा को ये माफ कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। तो क्षमादान यानी कि पार्डनिंग पावर जो है, ये व्यक्ति की एक प्रकार से व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वो ये सोचे मेरा तो अधिकार है, मैं तो राष्ट्रपति मुझे क्षमा करेगा ही करेगा। ये राष्ट्रपति को देश का प्रमुख होने के नाते दिया गया है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? क्षमा, लघुकरण, विराम, परिहार और प्रविलंबन। हाँ, करेक्ट। तो ये जो पार्डनिंग पावर है 5 प्रकार से। पहला आता है जिसे बोलते हैं क्षमा कर देना। क्षमा कर देना का मतलब ये होता है कि इसका अर्थ ये हो गया कि अगर कोई दोषी व्यक्ति है, किसी अदालत ने उसे कोई भी सज़ा दी है, तो उसकी सज़ा तो माफ़ हो ही जाती है, साथ ही साथ वह दोष मुक्त भी हो जाता है। क्षमा का अर्थ हुआ इट रिसाइंस बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। तो यहाँ एक तरीके से वो निर्दोष ही माना जाएगा। दूसरा आता है जिसे बोलते हैं रिमिशन या परिहार। परिहार या रिमिशन में कैसी क्षमा मिलती है कि यहाँ रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी व्यक्ति की सजा में सजा की प्रकृति को बदले में ना कमी करना, है ना। किसी को मान लो 2 साल की सजा हुई थी सश्रम कारावास, उसे घटाकर 6 महीने में बदल दिया, सश्रम ही रहेगा, तो इसे बोलते हैं परिहार। ठीक। विराम क्या होता है? रिस्पाइट। इसमें क्या करते हैं? इसमें ये होता है कि जो उसको सजा मिली थी उसको किसी विशेष परिस्थिति में उसकी सजा को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे मान लो कोई गर्भवती महिला है, प्रेगनेंसी है उसकी, और उसे फांसी की सजा मिली थी, तो ऐसी स्थिति में उसे रोक सकते हैं, तो इसे बोल देते हैं विराम। और फिर आता है लघुकरण, कम्यूटेशन। लघुकरण में क्या होता है कि यहाँ पर जो सजा की प्रकृति है उस प्रकृति को बदल देते हैं, कठोर को सरल सजा में बदल सकते हैं। किसी को फांसी की सजा हुई थी उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं, सश्रम हुआ था उसको साधारण कारावास में बदल सकते हैं। और प्रविलंबन, रिप्रीव का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास क्षमादान की अपील की है और उसकी अपील पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तो तब तक उसकी सजा एक प्रकार से रुकी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वह जेल में बंद है तो उसको जेल में छोड़ देंगे तब तक। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी व्यक्ति को फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल को, अब 18 अप्रैल तक राष्ट्रपति ने कोई निर्णय नहीं लिया है कोई भी, तो उसको 18 अप्रैल को फांसी नहीं दी जाएगी। इंतजार करेंगे जब तक राष्ट्रपति पर उसकी जो क्षमादान की याचिका है वो वापस ना आ जाए। अब आते हैं राष्ट्रपति के पास उपलब्ध वीटो पावर जिन्हें हम कहते हैं उनकी। राष्ट्रपति भारत का जो है उसे 3 प्रकार के वीटो पावर हैं, है ना। तो 3 प्रकार के जो वीटो पावर है वो कैसे काम करते हैं कि देखो समझना। होता क्या है, एक है जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, निरपेक्ष। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं जेबी वीटो। तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। कोई विधेयक, कोई बिल जो है वो पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया, ठीक, लोकसभा ने जैसे पास कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, या सदन जैसे समझ लो कि इसको हम मान लेते हैं कि संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, उन्होंने उस विधेयक को पास कर दिया। अब पास करने के बाद ये कहाँ गया है, ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए गया। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पर अपने साइन कर देगा। साइन कर देगा तो वह विधेयक क्या हो गया, कानून बन गया। दूसरा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि इसको वह कैंसिल कर दे कि मैं नहीं साइन, रिजेक्ट कर रहा हूं इसको। तो रिजेक्ट करना जो है ये कहलाता है निरपेक्ष वीटो, मना कर देना। ऐसा कब कर सकता है भारत का राष्ट्रपति? ऐसा कर सकता है कि एक तो प्राइवेट बिल हो, निजी विधेयक। निजी विधेयक उसे कहते हैं जब किसी मंत्री के अलावा
किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, मंत्री के अलावा अन्य किसी सांसद ने अगर कोई विधेयक रखा है तो उसे हम निजी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक को राष्ट्रपति मना कर सकता है, और ऐसा विधेयक जिसमें मंत्री परिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो उसको भी वो मना कर सकता है। तो इन दो कंडीशन में राष्ट्रपति के पास है निरपेक्ष वीटो। तीसरा वीटो क्या होता है, ये एक वीटो हो गया निरपेक्ष। दूसरा रहता है जिसे कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो में यह हुआ कि संसद ने विधेयक पास करके भेज दिया राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति ने क्या किया है, ना तो उस पर सिग्नेचर किए हैं, ना उसको वापस लौटाया है, ना उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसने उसको रोक के रख लिया एक तरीके से। तो वो कहलाता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। और ऐसा हो सकता है साधारण विधेयक की स्थिति में। साधारण विधेयक जब संसद पास करके राष्ट्रपति को भेजती है तो उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है कि इतने समय के अंदर राष्ट्रपति को उसको साइन करना ही है या वापस करना है। अगर उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है तो वो कहलाता है पॉकेट वीटो। और तीसरा कि अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक आया और उसने उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, उसे लगता है कि जल्दबाजी में भेजा गया है, इसको फिर से रीचेक करो, तो अब पुनर्विचार के बाद संसद उसे फिर से भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बॉन्डेड है 14 दिन के अंदर, यानी 2 सप्ताह के अंदर उस पर साइन करने के लिए। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ये राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार के द्वारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट जो था वो भेजा गया। ज्ञानी जेल सिंह ने ना तो उसको रिजेक्ट किया, ना उस पर साइन किए, ना उसको वापस भेजा 1986 में। तो ये पॉकेट वीटो। तो वीटो पावर जो है वो 3 प्रकार के थे, उनको आपको याद रख लेना है, कभी भी पूछ सकते हैं, लिखने को आ जाए। एक निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो, और दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, ये राष्ट्रपति की साधारण शक्तियां थी। साधारण शक्तियों के अंतर्गत ही अब आते हैं अन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर माना जाता है तीनों सेनाओं का। भारत का राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करेगा, भारत का राष्ट्रपति ही शांति की घोषणा करेगा, है ना। जितने भी संधि समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वो सब भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो ये ऑर्डिनरी पावर थी, वो हो गई समाप्त। अब बचते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। 3 आपातकालीन शक्तियों को हम विस्तार से समझेंगे, 352 को, 356 को और 360 को अगले लेक्चर में। तो इतना जो है आप रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो ज़रूर आप पूछो। तो अभी के